दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश जो दो महाशक्तियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी इस मुश्किल डिप्लोमेसी को समझने के लिए चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में चलते हैं, भविष्य में, और एक ऐसी घटना को देखते हैं जो शायद सब कुछ बदल सकती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एशिया की अगली बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल अमेरिका या चीन नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया चले। कल्पना कीजिए, साल है 2026, महीना जनवरी का। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का विमान बीजिंग में लैंड करता है और इस एक दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें मानो जमसी जाती हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन मुलाकात नहीं है। नहीं, इसे एक बहुत बड़े दांव की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा कदम जिसके नतीजे पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2017 में, जब दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी थैड मिसाइल सिस्टम तैनात किया। अब चीन ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा माना। क्यों? क्योंकि इसके पावरफुल रडार चीन के अंदर तक झांक सकते थे। जवाब में चीन ने क्या किया? उसने व्यापार और टूरिज्म पर अनऑफिशियल बैन लगा दिए और बस रिश्ते एकदम ठंडे बस्ते में चले गए। तो ये जो दौरा हो रहा है, ये उसी खाई को पाटने की एक बड़ी कोशिश है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी दुविधा पर। ये कुछ ऐसा है जैसे दो विशाल हाथियों के बीच फंस जाना, जहां दोनों के हित एक दूसरे से सीधे टकराते हों। यहाँ दक्षिण कोरिया के इस बैलेंसिंग एक्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अमेरिका, जो उसका सबसे अहम मिलिट्री पार्टनर है, उसकी परमाणु सुरक्षा की गारंटी है, और दूसरी तरफ है चीन, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, उसकी इकोनॉमी का इंजन। अब सोचिए, अगर अमेरिका को नाराज किया तो सुरक्षा खतरे में, और अगर चीन से पंगा लिया तो पूरी अर्थव्यवस्था डावाडोल। यही तो असली मुश्किल है। तो इसी मुश्किल सिचुएशन के बीच राष्ट्रपति ने चीन जाने का फैसला किया। चलिए अब इस दौरे के अंदर की कहानी को समझते हैं, जो असल में बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। राष्ट्रपति वहां अकेले नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं। उनके साथ 200 से भी ज्यादा देश के टॉप बिजनेस लीडर्स का एक पूरा डेलीगेशन था। और सिर्फ ये एक नंबर ही इस दौरे के असली मकसद की तरफ साफ इशारा कर देता है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। हम बात कर रहे हैं सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसे दिग्गजों की। साथ में थे एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी के सबसे बड़े खिलाड़ी। मतलब ये दक्षिण कोरिया की आर्थिक ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। तो यहां से जो मैसेज गया वो बिल्कुल साफ था, क्रिस्टल क्लियर, कि हम यहां पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि बिजनेस और भविष्य के लिए आए हैं। दक्षिण कोरिया ने बहुत सोच समझकर राजनीतिक टकराव की जगह आर्थिक साझेदारी को चुना। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और शी जिनपिंग के बीच बातचीत का एजेंडा मोटे तौर पर दो पिलर्स पर टिका था। पहला, आर्थिक संबंधों को दोबारा पटरी पर लाना, जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन पर खास जोर था। और दूसरा, एक बेहद नाजुक सुरक्षा मुद्दा, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और रीजन में शांति बनाए रखना। इस मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति ली ने एक बहुत साफ बात कही। उन्होंने कहा, चीन के साथ टकराव दक्षिण कोरिया के हित में नहीं है। ये बयान बीजिंग से सीधे टकराव से बचने की उनकी ऑफिशियल पोजीशन को दिखाता है। लेकिन इस पूरी मीटिंग का जो सबसे अहम बयान था, वो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आया। एक ऐसा मुद्दा जिसमें जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदलने की ताकत थी। और वो बयान था, हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है ताइवान को चीन का हिस्सा मानना। ये एक बहुत बड़ा और बहुत सोचा समझा कूटनीतिक कदम था। बीजिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी, और वॉशिंगटन के लिए, उनके लिए ये एक खामोश लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज था। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया था कि वो किसी एक पाले में आंख बंद करके खड़ा नहीं होगा। तो इस डिप्लोमैटिक चाल का नतीजा क्या निकला? चलिए इस बीजिंग समिट के बाद के असर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि असल में कौन जीता और किसे नुकसान हुआ। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। उनके लिए ये एक साफ जीत थी। अमेरिका के एक खास सहयोगी के साथ उनके रिश्ते बेहतर हुए और साथ ही टेक्नोलॉजी और रीजनल मामलों में उनका दबदबा भी बढ़ा। और दक्षिण कोरिया का क्या? उन्हें भी सीधा फायदा मिला, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर। उन्हें अपने सबसे बड़े बाजार में फिर से एंट्री मिल गई। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत थी और अवसरों का एक नया दरवाजा भी। लेकिन अमेरिका, उनके लिए ये एक चिंता का सबब था। इस एक कदम ने एशिया में उनके गठबंधनों की मजबूती पर और उस रीजन में उनके घटते प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो ये हमें आज की डिप्लोमेसी के बारे में क्या सिखाता है? चलिए इस मास्टर क्लास के निचोड़ को समझते हैं।
इसे सच में स्मार्ट डिप्लोमेसी का एक मास्टर क्लास कहा जा सकता है। ये एक बहुत ही कुशल और नपातुला कूटनीतिक दांव था, जिसने दिखाया कि दक्षिण कोरिया अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। तो यहां से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, छोटे देश भी सुपर पावर्स के बीच अपना रास्ता बना सकते हैं। दूसरी, आर्थिक हित फॉरेन पॉलिसी को चलाने वाली एक बहुत शक्तिशाली ताकत होते हैं। और तीसरी, एशिया में पावर का समीकरण अब और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दक्षिण कोरिया जो कर रहा है वो सही है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत बड़े जोखिम भी हैं और उतने ही बड़े इनाम भी। और इसका सही जवाब तो शायद भविष्य ही देगा।